हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की मैथ में जो प्रश्नावली आप लोगों की 1.1 है, इसी के बारे में आज हम लोग का चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम पहले बेसिक समझेंगे कि जो 1.1 है इसमें बेसिक बातें क्या चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें मैं बता लूँगा। उसके बाद जो प्रश्नावली 1.1 है इसके सवालों को हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को ग्रुपों में या क्या कहते हैं कि अपने स्टेटस पे इसको शेयर कर देना, जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली है आपकी 1.1, इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। मैंने आपको कल की क्लास में जो नंबर होते हैं, नंबर के बारे में आपको डिटेल से बताया था कि जो नंबर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रियल नंबर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और फिर रियल नंबर को मैंने क्या किया था, दो भागों में डिवाइड किया था। एक को मैंने नाम दिया था परिमेय संख्या और दूसरे को मैंने नाम दिया था अपरिमेय संख्या, ठीक ना। मैंने संख्याओं को क्या किया था, अलग अलग डिवाइड किया था। फिर मैंने परिमेय संख्या को फिर दो भागों में डिवाइड किया था। एक को मैंने कहा था कि पूर्णांक संख्या और दूसरे को मैंने क्या नाम दिया था, भिन्न संख्या। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो भी मैंने बताया था तीन प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और फिर क्या होता है, जीरो होता है। जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको जब हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं तो सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा कर चुके थे, ठीक ना। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है आपको, और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जो प्रश्नावली आपकी है 1.1, इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा कि अभाज्य संख्याएं तो आप लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे आप सीखोगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड करके दो नंबर या तीन नंबर का एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर पूछो कि बताओ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, एक होती है भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। एक क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अगर पूछो तुमसे कि बताओ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर कोई संख्या है और वह खुद या खुद के अलावा अगर किसी नंबर से क्या हो रही है, वह संख्या डिवाइड हो जा रही है, मतलब कट जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर मान लो तुमको मैं देता हूं 4, तो जो 4 होगा वह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो 4 होगा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और दुनिया का कोई भी नंबर होता है वो खुद से डिवाइड होता ही है, तो उस कंडीशन में तो 1 के पास आपको जाना नहीं है। अगर कोई नंबर है और वह नंबर अगर खुद से डिवाइड हो रहा है और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कहने वाले हो कि वह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 की बात करता हूँ, तो बताओ कि जो 4 है वह 2 से कटेगा तो आप बताओ कि 2 आ जाएगा, और जो 4 है वह 4 से जब कटेगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 जो है वो 1 से कट ही जाएगा, तो उस कंडीशन में बताओ कि जो 4 है वह 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और जो 4 है वह 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। मतलब आप इस कंडीशन में बताओगे जो 4 है वह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। अगर पूछूं मैं तुमसे कि बताओ 9 कैसी संख्या होगी, तो बताओ कि जो 9 है वह कैसे कटेगा, किससे कटेगा, तो बताओ कि जो 9 है वह 3 से भी कटेगा और जो 9 है वह 9 से भी कटेगा। तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि जो यह संख्या है दो संख्याओं से कट रही है, तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि जो 9 है वह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या है खुद और खुद के अलावा किसी नंबर से कट जा रही है, तो उस कंडीशन में उस संख्या को क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है,
यहाँ पे अगर पूछो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो जो संख्याएं खुद से करती हैं और खुद के अलावा किसी नंबर से क्या होती है, नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन में उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तुम लोगों को टू, तो अगर मैं टू बात करता हूं तो जो टू है वह किससे कटेगा, तो बताओगे टू टू से ही कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जो दो को या टू को क्या कर पाए, काट दे। तो उस कंडीशन में बताओ कि जो टू है वह कैसी संख्या है, तो आप कहने वाले हो कि यह दो है, अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करता हूं फाइव, फाइव कैसा नंबर है, तो बताओ कि जो फाइव है वह किससे कटेगा, तो बताओगे फाइव फाइव से ही कट सकता है। इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो इस नंबर को क्या करते, काट पाए। तो उस कंडीशन में अगर पूछो फाइव कैसा नंबर होगा, तो फाइव को भी क्या कहने वाले हो तुम लोग कि ये भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करता हूं सेवन कैसा नंबर है, तो सेवन भी बताओगे कैसा नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्यों होगी, तो बताओगे जो सात है वह सात से ही कटेगा और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो इसको क्या कर पाए, डिवाइड कर दे। तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि जो सात है, मतलब अगर पूछो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बताओगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो ही है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दो ही क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और यह सम संख्या भी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसे संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या भी हो और सम संख्या भी हो, तो तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए, जो टू होता है वह सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या होता है, ठीक ना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, टू होता है, ठीक ना। तो टू हो गया, थ्री हो गया, अगर पूछो फाइव हो गया, सेवन हो गया, तो ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अगर पूछो कि नाइन जो है वो अभाज्य संख्या होगा कि नहीं, तो नाइन को अभाज्य संख्या में ना कैलकुलेशन करना, क्योंकि जो नाइन होता है वह थ्री से भी डिवाइड हो जाता है और जो नाइन होता है वह नाइन से भी कट जाता है। तो उस कंडीशन में कहोगे कि जो नाइन हो यह एक अभाज्य, या अगर मैं पूछूं आपसे कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो बताओ कि अभाज्य संख्या नहीं है। नाइन जो होगा वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अगर मैं बात करता हूं 11, तो जो 11 है वह 11 तो 11 से ही कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 11 को क्या कर पाए, काट पाए। तो उस कंडीशन में बताओगे जो 11 है, 11 भी कैसी संख्या होगी, तो आप बताओगे 11 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अगर 11 से बाद अगर आप 12 के पास जाते हो कि 12 कैसी संख्या है, तो उस कंडीशन में 12 जो है वह 2 से भी कट जाता है, जो 12 है वह 4 से भी कट जाता है, जो 12 वह 6 से भी कट जाता है, और जो 12 है 12 से भी कट जाता है। तो उस कंडीशन में बताओगे कि जो 12 है यह कैसी संख्या है, तो बताओगे यह अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर कोई नंबर है और वह नंबर खुद से भी कटता है, मतलब खुद से कट रहा है और खुद के अलावा किसी और भी नंबर से कट जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो आप बताओगे भाज्य संख्या कहते हैं। और अगर कोई नंबर है और वह नंबर खुद के अलावा अगर किसी और नंबर से नहीं कट पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे मैं सिखाता हूं कि किस प्रकार से अगर कोई नंबर दिया होगा तो उसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक ना। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, यहाँ पे मैं सिखाता हूं, ठीक ना। जैसे मान लो कि कोई तुमको नंबर दिया है, यहाँ पे मैं उठा रहा हूं पहले इसको, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है तुमको 24, यहाँ पे 24 दिया है और मैं कहूं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो सबसे पहले क्या करो कि जो नंबर है इस नंबर को अभाज्य संख्याओं को क्या करो, अभाज्य संख्याओं से क्या करो, इसको डिवाइड करो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बताओगे 2 होगा। तो इसको 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ बताओगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 2 भी कैसी संख्या है, तो बताओगे अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे 3 भी कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो अगर पूछो 12 जो 24 है, इस 24 को कैसे लिख सकते हो, तो बताओगे 24 को लिखा जा सकता है क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं पूछूं 24 के अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनफल क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप बताओगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 24 इक्वल टू 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है,
3 बार है, और गुणे क्या लिख सकते हो 3। तो यार इसका क्या हो जाएगा, जो 24 है 24 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछो क्या होगा तो बताओगे 2 की पावर 3 गुणे 3 बता सकते हो, या इस चीज को आप बता सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या बता सकते हो 3 बता सकते हो, ठीक ना। उसी तरीके से अगर पूछो तुमसे कि बताओ 25, जो 25 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो उस कंडीशन में 25 को कैसे काटोगे तो बताओगे 5 से काटोगे, और 5 बचे कितना होता है 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काटोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उस कंडीशन में 25 का अभाज्य गुणनखंड बताओगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड बताओगे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 भी कैसी संख्या है तो बताओगे अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अगर मैं पूछूं उसी तरीके से, मान लो तुमको दिया 124 या मान लो 136 दिया है, और 136 का मैं कहूं तुमसे बताओ कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको क्या करो पहले 2 से काटो, क्योंकि 2 कैसी संख्या है तो बताओगे अभाज्य संख्या है, और जब 2 से काटोगे तो बताओगे 2 छक्के कितना होता है 12, और इसके बाद 2 बटे कितना होता है 16, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 2 से जब 136 में भाग करोगे तो कितना आएगा 28, फिर 2 से इसको काटोगे, तो जब 2 से काटोगे तो इसका मतलब 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 34 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 एक में 2, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब अगर मैं 17 की बात करता हूँ कि जो 17 है वह किस नंबर से डिवाइड होगा, तो 17 जो होगा वह न तो 2 से डिवाइड होगा, न तो 3 से डिवाइड होगा, न तो 4 से डिवाइड होगा, न तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर पूछो जो 17 वह कैसा नंबर है, तो जो 17 है वह खुद से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 17 को क्या कर पाए डिवाइड कर दे। तो उस कंडीशन में 17 भी कैसा नंबर है तो आप कह सकते हो अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 17 जो है वह 17 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको 17 से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 17 से 17 में भाग करोगे तो इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर पूछो 136 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा, तो बताओगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 17, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या करना है कि कोई नंबर दिया होगा और तुमसे कहेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो जब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तुमको कहेगा तो इस प्रकार से क्या करना रहेगा, तुमको उस नंबर का क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, जब भी कोई नंबर दे तुमको और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर है उस नंबर को क्या करो कि जो अभाज्य संख्या है उस अभाज्य संख्याओं से क्या करो उसको काटो, और काटने के बाद उसको क्या करो एक इस तरीके से क्या कर दो उसको लिख दो, तो वह क्या हो जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद मैं तुमको सिखाता हूं कि एक होता है एलसीएम और दूसरी चीज होती है एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड का यूज करके कैसे तुम एचसीएफ और एलसीएम को निकालोगे, इसी चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं, ठीक ना। यहां पे देखो एक होता है एलसीएम, क्या होता है तो आप कहोगे एलसीएम, और एक होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ। एलसीएम को आप लोग कहते हो लसा, जो एलसीएम है लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं, और जो मसा होता है इसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसको मसा कहा जाता है। और अगर मैं पूछो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आप कह सकते हो लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल मल्टीपल, ठीक ना। जो एलसीएम होता है उस एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं तो आप कह सकते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और जो एचसीएफ होता है इस एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो एचसीएफ होता है इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो यहां पे लिखता हूं इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी चीज आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है उस एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और जो एचसीएफ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूं कि जो एलसीएम है या एचसीएफ है,
अगर मान लो कि कोई तुम्हारे पास दो नंबर दिए हैं, मान लो पहला नंबर तुम्हारे पास कितना है, मान लो 12 दिया है, और दूसरा नंबर तुम्हारे पास कितना है, मान लो 24 दिया है। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ कि जो 12 है और जो 24 है इसका एलसीएम कितना होगा, या तुमसे मैं पूछूंगा कि जो 12 है और जो 24 है इसका एलसीएम कितना होगा। यहाँ पे 12 है और क्या है, 24 है, और यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ तुमको निकालना है वह किस तरीके से निकालना है, तो जो एलसीएम और एचसीएफ तुमको निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, आपको 2 या 3 नंबर दे देगा और कहेगा कि इन नंबर का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। और एचसीएफ कैसे कहेगा निकालने के लिए, आपसे कहेगा कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ को आपको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालिए। तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर भाग विधि का यूज कर रहे हो तो जो आपका गुणनखंड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, या एचसीएफ जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, या एलसीएम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सवाल में जब कोई तरीका आपको प्रश्नल का कर पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरीके को फॉलो करके सवालों को क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो 12 होगा और 24 होगा, इस 12 और 24 का अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, और इसके साथ साथ अगर पूछो कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 12 और 24 का। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करो तुम कि जब 12 और 24 का तुमको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, और वो भी किस तरीके से निकालना है, तो आप कहने वाले अभाज्य गुणनखंड की सहायता से करना है। तो सबसे पहले 12 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे 12 और इसको कैसे काटोगे, 2 से काटो। तो 2 छक्के कितना होता है 12, फिर 2 से काटोगे तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, और फिर 3 से काटोगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो, तो बताओगे 12 को लिखा जा सकता है क्या, तो आप बताओगे 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। और उसी प्रकार से अगर मैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो 24 को मैं कैसे अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकता हूं, तो ऐसे मान लो ये 24 है और 24 को मैं काटूंगा 2 से, तो यहाँ पे कितना होगा 12, फिर 2 से काटोगे तो इसका मतलब 6, फिर 2 से काटोगे इसका मतलब 3, और फिर 3 से काटोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 24 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग, 24 को लिख सकते हो तुम लोग 2 गुणे 3, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा तुमको कि जब भी 2 नंबर दिया रहेगा और जब अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहेगा तो सबसे पहले उन नंबरों का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। और अभाज्य गुणनखंड करने का मैंने सिंपल तरीका बता दिया है। इस प्रकार से आप क्या कर लो, अलग हीरक कार पे अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कहीं किनारे पे कर लो, और उसके बाद क्या कर लो, इस प्रकार से उस नंबर को क्या कर लो, लिख लो। जब भी तुमको क्या करना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा। सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक ना। इसके बाद तुमको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालना होता है। कि जब भी तुमको एचसीएफ निकालना होगा तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले कि जो नंबर है, जिस नंबर का आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, दोनों जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें देखो कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। क्या करना है कि सबसे पहले कि जो जिस नंबर का आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड को देखो तो आप यह देखना है कि दोनों में कौन सा ऐसा गुणनखंड है वह जो कॉमन है। तो आप बताओ कि यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे भी कितना है, 3 है, मतलब 3 तो एक कॉमन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 जो है इसमें भी है और 2 इसमें भी, इसका मतलब 2 भी कॉमन हो गया। और इसके बाद 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये भी 2 क्या हो गया, कॉमन। लेकिन अगर मैं पूछूं जो यह 2 है, मतलब जो ऊपर है, जो फैक्टर आपकी हो, इस ऊपर में कहीं 2 आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बताओगे 2 तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इस 2 का कोई कॉमन इसमें है नहीं। किसमें, 12 वाला जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो उस कंडीशन में अगर पूछो कि जो कॉमन है, तो इसका 2 इसमें कॉमन है, इसका 2 इसके साथ कॉमन है, और इसका 3 इसके साथ कॉमन है। तो उस कंडीशन में अगर पूछो कि बताओ कि एचसीएफ ऑफ किसका, 12 और 24 कितना हो जाएगा, तो जो फैक्टर कॉमन है उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब फैक्टर 2 कॉमन, तो इसका मतलब 2 को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो 2, और इसके बाद देखो ये भी कॉमन है, तो इसका मतलब 1 2 यहां से हो जाएगा और 1 3 यहां से हो जाएगा, तो इसका मतलब 3।
और इसके बाद क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब बताओगे 2 2 9 4, 4 3 होते हैं 12। तो उस कंडीशन में अगर तुमसे पूछो कि बताओ कि जो 12 है और जो 24 है उसका अगर मैं पूछूं एचसीएफ कितना होता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए कि जो 12 और 24 होता है उसका एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं पूछूं कितना होता है तो क्या बताओगे, 12 होता है। कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिए रहेंगे उस नंबर का क्या करना पड़ेगा तुमको, अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करके देखो आप लोग कि जो नंबर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो दोनों नंबरों में क्या चीज उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, और उसी कॉमन को क्या कर लो कहीं पे लिख के उसी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही नंबर उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने करके दिखाया है, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ सवाल को आपकी किताब में से लेता हूं, जिससे अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड का सवाल है आपका, जो प्रश्नावली आपको 1.1 में यहाँ पे ऊपर लिखा हूं, इसके सवालों को क्या करता हूं, लेता हूं, ठीक ना। यहाँ पे जो प्रश्नावली है 1.1 इसके सवालों को मैं क्या करता हूं, लेता हूं, और जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे प्रश्नावली में किस प्रकार के क्या है सवाल है, ठीक ना। यहाँ पे सवाल को मैं क्या करता हूं, देखो जो प्रश्नावली आपकी है 1.1 इसमें देखो क्या कह रहा है, सवाल को मैं पढ़ता हूं, इसको सुनना तुम लोग, और तुम लोग पास किताब होगी तो यहाँ पे सवाल को ध्यान से सुनो। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिखना है। और यहाँ पे संख्या में लिखता हूं, और इसको तुम लोग भी सॉल्व करना कि कैसे इसका गुणनखंड होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सोचना तुम लोग, और इसके बाद क्या करना है, इसको तुम भी लोग अपने से ट्राई करना, ठीक ना। यहाँ पे मैं सवाल को बता रहा हूं, जैसे मान लो तुमको सवाल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो सवाल है तुम्हारे सामने एक 140 दिया है, पहला सवाल जो है वह 140 है। इसके बाद इसमें क्या है, दूसरा सवाल 156 है, दूसरा सवाल कितना है 156 है। और इसके बाद तीसरा सवाल कितना है, जो तीसरा सवाल है यहाँ पे आप कह सकते हो 3825 है, ठीक ना। यहाँ पे 3 सवाल मैं लेता हूं, इसके बाद एक सवाल और है जो आपको खुद से करना रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे जो अगला सवाल है इसको क्या करना है, खुद से करना रहेगा। तो इस वजह से पहले मैं इस सवालों को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं उस सवालों को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूं। देखो कैसे करना है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो 140 है या यहाँ पे 156 है, और यहाँ पे देखो कितना दिया है तुमको 3825 है, और इसका तुमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक ना। इसका क्या करना है तुमको, अभाज्य गुणनखंड करके इसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे 140 दिया है, तो इसको मैं लिखता हूं। सबसे पहले देखो 140 को इस प्रकार से लिखो, पहले 140 हो गया, और इसको क्या करो, पहले 2 से काटोगे तुम लोग। तो जब 2 से काटोगे तो इसका मतलब 2 सत्य कितना होता है 14, फिर 2 से काटो इसको, 2 3 6, और 2 पचे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से काटोगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 35 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको किससे काटोगे, तो अब बताओगे कि जो यह 35 है इसको काटने के लिए या तो 5 से काटोगे, या तो से इसको किससे काटोगे 7 से। तो यहाँ पे मैं किससे काटता हूं इसको, तो अब बताओ कि इसको 5 से पहले काटता हूं, तो 5 सत्य कितना होता है 35, और फिर यह तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यह 7 जो है वह 7 से ही कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछो क्या होगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड बताने वाले हो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। अगर पूछो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बताओगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। उसी तरीके से अगर तुमसे पूछो कि बताओ 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हो तुम लोग, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है 156 लिखना है, और इसको किससे काटोगे, तो सिंपल तरीका बताओगे 2 से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से काटोगे, 2 सत्ते कितना होता है 14, और 2 बट्ठे कितना होता है तो 16। तो इसका मतलब 2 से जब काटोगे तो इसका मतलब 156 कितना बार में कट जाएगा, तो आप बताओगे 78 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है और 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो कितना है 6 है, तो 1 6 कितना हो जाएगा 16, और आपको पता है 2 बट्ठे कितना होता है
तो बताओ 2 8 होता है 16, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 78, और फिर 2 से काटोगे तो इसका मतलब 2 3 6, और इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 2 3 6 तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा 18, और 2 9 कितना होता है 18, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। और इसके बाद अगर पूछो ये 2 से कटेगा क्या, तो बताओगे ये 2 से नहीं कटेगा, आप किससे कटेगा, तो बताओगे 3 से कटेगा, और जब 3 से काटोगे तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कितना होगा 3 1 में 3, 3 3 के कितना हो जाएगा 9। और अगर पूछो 13 किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो तुमको पता है कि जो 13 होता है वह खुद ही अभाज्य संख्या होता है, तो उस वजह से जो 13 है वह किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो उस वजह से आप कहोगे कि जो 13 है वह क्या होगा 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर पूछो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड बताने वाले हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक ना। बस सिंपल सवाल है आपका, इस प्रकार से आपको सवाल दिया रहेगा और तुमको क्या करना रहेगा, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या करना रहेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीके से करना है, ठीक ना। तो जो ये सवाल आपको 3825 दिखाई दे रहा है, यह सवाल को क्या करना है आपको लगाना है, और लगाकर क्या करना है कमेंट करना है, ठीक ना। इसको किससे काटोगे तुम लोग, तो 5 से काटना, और इसके बाद तुम लोग काट के, और जिस तरीके से मैंने 2 सवाल तुमको बताया है इसी प्रकार से क्या करना 2 सवालों को क्या करना तुम लोग खुद से लगाना, तब तुम लोग को प्रैक्टिस पता चलेगा कि मतलब सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो ये 2 सवाल तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इसको करके तुम लोग कमेंट करना। ये 2 सवाल, एक सवाल और है जो तुम लोग किताब में मिलेगा, और एक सवाल मैंने तुमको को यहाँ पे दे दिया है, ठीक ना। और करने का प्रोसेस सेम जिस प्रकार से मैंने आपको करके बताया है, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है सवालों को करना है, ठीक ना। तो प्रश्नावली जो 1.1 है, इसका जो प्रश्न नंबर 1 था, और इसके प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको 4 सवाल दिए थे, सिंपल सवाल थे, और इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक ना। अब मैंने तुमको जो एचसीएफ और एलसीएम की बातें बताया था, अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी जो प्रश्न नंबर 2 है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने तुमको बताया था एक एलसीएम बताया था, एलसीएम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने इसका पूरा नाम बता दिया है एलसीएम। इसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक मैंने बताया था तुमको एचसीएफ, जिसको मैंने क्या बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम को पूरा नाम क्या होता है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक ना। क्योंकि जब सवाल में अगर इसका नाम पता होगा, देखो हाईएस्ट मतलब क्या होता है, एक होता है लोवेस्ट मतलब कम से कम, हाईएस्ट मतलब क्या होता है अधिक से अधिक। जब सवालों को लगाओगे तो तुमसे पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या तुमसे पूछेगा छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो अगर इसका पूरा नाम पता है तुमको है, तो उस कंडीशन में तुमको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कहेगा, जैसे मान लो तुमको दे दिया है यहाँ पे 20 दिया है, और 40 दे दिया है, और मान लो 60 दिया है, यहाँ पे 3 नंबर तुमको दे दिया है, और तुमसे पूछेगा कि बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 20 40 और 60 को क्या कर दे डिवाइड कर दे, मतलब काट दे। अगर मैं पूछूं कि 20 40 और 60 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या तुमसे पूछे तो उस कंडीशन में उसका क्या कर दो एचसीएफ निकाल दो, ठीक ना। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तुम्हारे सवाल में, तो तुमको समझ जाना है कि क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। और इस बात को कैसे लिख सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, या आप कह सकते हो बड़ी से बड़ी। तो उस कंडीशन में जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो समझ जाना है तुमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, और जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो उस कंडीशन में समझ जाओ एलसीएम निकालना है। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 20 40 60, 20 40 60 ऐसी संख्या बताओ जो 20 40 और 60 को क्या कर दे,
क्या कर दे, डिवाइड कर दे। वैसे छोटी से छोटी संख्या तुमसे पूछूं अगर, तो छोटी से छोटी संख्या पूछूंगा तो समझ जाना तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछो तुम लोगों से तो क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा। बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। यह होता है याद करने का तरीका, ठीक ना। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तुमसे तो तुम क्या निकालोगे उसका, तो आप बताओगे एचसीएफ निकालोगे। और जब छोटी से छोटी संख्या से कहे आपसे तो क्या निकालना रहेगा तुमको, तो आपको निकालना रहेगा उसका एचसीएफ। और यहाँ पे एक फार्मूला तुमको ध्यान देना है कि अगर तुम्हारे पास दो संख्याएं हैं, कैसे संख्या है, मान लो पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या मान लो तुम्हारे पास क्या है, बी है, या कोई भी संख्या है, तो एक फार्मूला आपको क्या ध्यान देना है कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, यहां पे लिखता हूं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, इसके बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो संख्याएं तुमको दी रहेगी, मतलब मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, गुणनफल मतलब होता है गुणा करना। तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है तो गुणनफल मतलब a गुणे b हो जाएगा। और दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा और जो दोनों संख्याएं हैं उसका जो एचसीएफ होगा, उसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह उस संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हो दो संख्याओं का मल्टीपल इक्वल टू एलसीएम और गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक ना। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना। इस फार्मूले का भी मैं यूज करूंगा भी जब सवाल को मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो होता है वह किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। या कह सकते हो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे किस प्रकार से क्या कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहेगा, इसको मैं सवाल के माध्यम से आपको क्या करता हूं, बताता हूं। यहाँ पे देखो जो तुम लोग की प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में सवाल दिए हुए हैं, तो जो तुम लोग की प्रश्नावली में सवाल दिए हैं उसी सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिससे तुम लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग से सवाल जो है वह क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से बन पा रहा है, ठीक ना। तो इसी वजह से मैं तुम लोगों की प्रश्नावली का जो सवाल है उसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्लास में क्या करता हूँ, बताता हूँ, ठीक ना। देखो यहाँ पे सवाल जो है इसको मैं लिखता हूँ, सवाल जो है वह क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो सवाल है देखो, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दिया है कि पूर्णांकों के गुणनफल युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम होता है। अब देखो यहाँ पे सवाल दिया है, पहला सवाल है, यह प्रश्न नंबर तुम लोग का मैं दूसरा बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 में दो सवाल मैंने तुम लोग को बताया है और दो सवाल मैंने बताया खुद से करने के लिए। अगर नहीं लगेगा तो उसको कमेंट कर देना तुम लोग, मैं इसको अगले वीडियो में उस सवाल को क्या कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक ना। यहाँ पे जो प्रश्नावली 2 में दिया है, एक सवाल दिया है इसमें 26 और इसके बाद दिया है 91, यह पहला सवाल है। और यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल 510 और इसके बाद दिया है 92 और तीसरा सवाल इसमें दिया है, तीसरा सवाल है 336 और इसके बाद दिया है 54, ठीक है ना। यहाँ पे 3 सवाल दिए हैं और इन सवालों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड या कह सकते हो कि इसको चेक करना है, आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज को क्या करना है, तुमको चेक करके बताना है। जो मैं फार्मूला तुमको भी बताया था कि जो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है वह किसके बराबर होता है, इन संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ
के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को क्या करना है, तुमको यहाँ पे चेक करके बताना कि ये बात सही है या सही नहीं है। इस बात को क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो जो संख्या तुमको दिया है, एक संख्या कितना दिया है 26 और दूसरी संख्या क्या दिया है, तो आप बताओ 91 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो संख्या 26 और 51 है, 91 है। सबसे पहले अगर पूछो कि बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम क्या बताओगे। या अगर मैं पूछूं 26 और 91 जो दिया है, इसका अगर पूछो एचसीएफ कितना होगा, तो कैसे निकालोगे तुम लोग। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, पहले अगर मैं पूछूं तुम लोग से, यहाँ पे जो 26 है, 26 का भाज्य गुणनखंड कर लो तुम लोग। तो 26 को काटोगे किससे, तो बताओगे इसको काटो 2 से, तो यहाँ पे आएगा 13। फिर किससे काटोगे, तो बताओगे जो 13 है वह 13 से ही कटेगा। तो इस कंडीशन में बताओगे 13 से कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। और उस कंडीशन में 26 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 26 को लिख सकते हो तुम लोग 2 गुणे 13, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 91 जो है, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार से 91 और 13 सत्य कितना होता है, तो 13 सत्य होता है 91। तो इसको किससे काटना पड़ेगा, तुमको 13 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि और किसी नंबर से कटेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कितना होगा 7, और फिर 7 से काटोगे तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 1। तो उस कंडीशन में अगर पूछो कि जो यह 91 है, इस 91 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, तो 91 को लिख सकते हो तुम लोग 13 गुणे 7, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो यह नंबर 26 और 91 दिया था, इसको हमको चेक करना है। चेक कैसे करना है कि यहाँ पे चेक इस प्रकार से करना है कि जो दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई की क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करो, दो नंबरों का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। और अभाज्य गुणनखंड अगर पूछो 26 का क्या होगा, तो बताओगे 2 गुणे 13 हो जाएगा। और अगर पूछो 91 का क्या होगा, तो बताओगे 13 सत्य कितना होता है, 91 होता है। तो इसका मतलब 91 को आप लिख सकते हो 13 गुणे 7। अब इसके बाद क्या करो, देखो अगर मान लो कि मुझे इसका एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो उस कंडीशन एचसीएफ किसका निकालना हो, अगर मुझे 26 और 91 का, तो जब मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा कि जो मैं अभाज्य गुणनखंड किया हूं, उस अभाज्य गुणनखंड में जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, उस फैक्टर में देखो क्या चीजें कॉमन है। तो आप बताओगे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी, इसका मतलब 13 वाला जो चीज है वो तो कॉमन है। लेकिन जो 2 है, इस 2 को देखो, 2 इसमें दिखाई दे रहा है क्या, तो 2 अगर नहीं इसमें दिखाई दे रहा, इसका मतलब 2 तो कॉमन हो नहीं सकता है। या अगर इसमें देखो तो 7 दिखाई दे रहा है, तो इसमें 7 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें 7 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 7 भी दोनों में कॉमन नहीं। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिले। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 2 कहोगे इन दोनों में कॉमन नहीं है। अगर 7 को देखो तो 7 इसमें दिखाई दे रहा है, 7 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में कहोगे जो 7 है वो उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ नहीं है तो उस कंडीशन में आप बताओगे जो 13 है वो भी क्या है, उभयनिष्ठ है। और जो उभयनिष्ठ होता है वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसका मतलब 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो बताओगे 13 हो जाएगा। एचसीएफ निकाल लिए तुम लोग। अब तुमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम अगर पूछो इसका किससे आप निकालोगे, तो 26 और इंटू में लिखोगे 91 और इसका क्या निकालना तुमको, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें कॉमन मिल रही हैं उसको भी हम लोग छापते हैं, और जो चीजें कॉमन नहीं मिलती उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो देखो जो 13 था वो तो कॉमन था, तो 13 को तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 है और 7 जो कॉमन नहीं था, इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 7, ठीक ना। तो उस कंडीशन में अगर पूछूं आपसे कि जो एचसीएफ है किसका, 26 और 91 का, जो 26 और 91 है इसका एचसीएफ अगर पूछो तो बताओगे 13 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 7। या इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग। तो इसका मतलब 13 दूना कितना होगा 26, और 26 में मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 7 से करोगे इसमें तो कितना होगा, 6 सत्ते कितना होता है 42, 4 बचेगा।
और 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा 18। तो इसका मतलब इसका अगर पूछो कि एलसीएम कितना हो जाएगा तो आप बताओगे 182। और अगर तुमको दिखाना है कि जो संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो इस चीज को दिखा सकते हो। ए मतलब पहली संख्या कितना दिया 26 और दूसरी संख्या बी की वैल्यू कितना दिया 91। तो यहाँ पे 91 करोगे और इक्वल टू एलसीएम कितना निकालो, तो एलसीएम बताओगे 182 है। एलसीएम कितना है 182 है। अब गुणे एचसीएफ अगर पूछो कितना है तो एचसीएफ बताओगे कितना है 13। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो जो यह चीज होगी और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दोनों चीजें हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और जो ये राइट हैंड साइड है अगर ये आपस में बराबर हो जाता है तो जो चीजें आपको दिखाना था या जो चीजें आपको चेक करना था वो चीजें क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। ठीक ना। तो अगर यहाँ पे 26 का मैं क्या करता हूँ 91 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ तुमको कि जो 91 है इस 91 में 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा और 6 नमा होता है 54। तो यहाँ पे हो जाएगा 546। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और 9 दूना कितना होता है 18। तो यहाँ पे 182 हो जाएगा। जोड़ लो तो 6 6 और 8 5 कितना हो जाएगा, तो 8 5 बताओगे 13 को 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2। तो जब 26 का 91 मल्टीप्लाई किया हो तो इसका मतलब 2300 कितना आया है 61 आया है। अब 182 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना। अगर 182 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो अगर इतना आ जाता है तो इसका मतलब तुम्हारा चेक हो गया। इसका मतलब कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको भी दिखा देता हूं तुम लोगों को कि जब यहाँ पे 182 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक ना, तो यहाँ पे देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 182 है, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ पे 26 है और 26 में 91 का मल्टीप्लाई करोगे कितना देखो यह है 2366। तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ 1, यहाँ पे 6 कर लो। ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो 26 और 91 का मल्टीप्लाई 2366 आ गया। अब इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे 182 है और गुणे क्या करोगे 13। तो यहाँ पे करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 3 कितना होता है 24 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 8 3 24 हो जाएगा। तो 2 बचेगा और 3 1 में 3 और 2 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और 8 5 कितना होगा 13 को 3 और 1 हासिल बचे 1 और हासिल यहाँ पे कितना होगा 2। तो इसका मतलब देखो कितना है 2366। तो जब 182 में यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया हो तो इसका मतलब 1366 आ गया। अब इसको देखो तो तुम लोग, तो यहाँ पे तुम लोग यह दिखाई दे रहा है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो मैं बात बताया हूं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात क्या हो गई, सही हो गई। यही चीज आपको क्या करना है, जांचना था कि जो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको मैंने इसका पहला सवाल क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक ना। इसका दूसरा सवाल जो है और तीसरा सवाल है, इसको क्या करना है, तुम लोग को लगाना है और नहीं लगेगा तो इसको कमेंट कर देना है। तो मैं कल की क्लास में पहले जो सवाल तुम लोगों का नहीं लगेगा उसी को मैं कल की क्लास में पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा तुम लोगों को कि इससे आगे के सवालों को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और जो ये दो सवाल इसको क्या करना तुम लोग खुद से लगाना। ठीक ना।